नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है इस देश का कानून और संविधान। देश का संविधान हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार देता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देती है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगी के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज का जो सवाल आपके है वो है कि निषेधाज्ञा से जुड़े क्या कानून है। इसको लेकर आज आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं, क्या है निषेधाज्ञा से जुड़े हुए कानून यानी इंजंक्शन से जुड़े हुए कानून। और इसके लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं 8377009646 और 8377009636। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर फोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमसे सवाल आप पूछिए, हमारी तरफ से बेहतर और निःशुल्क कानूनी सलाह आपको जरूर दी जाएगी। और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं। सैयद हसन इश्फहानी हमारे साथ हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। अमरिंदर सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं यूपी बार काउंसिल। और औसफ अहमद खान हमारे साथ हैं, देखता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोग का। इश्फहानी साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा कि इंजंक्शन को, निषेधाज्ञा को डिफाइन कैसे किया गया कानून के तहत। देखिए, इंजंक्शन जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में सेक्शन 34 से लेके 41 तक के बीच में डिफाइंड है कि किस इंजंक्शन क्या होगा और किस तरह का इंजंक्शन होगा। इंजंक्शन यानी कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और वो परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, या आपका कोई ऐसा राइट है जो दूसरे की वजह से इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आप कोर्ट में जाकर इंजंक्शन मांग सकते हैं। तो वो डिफरेंट लेवल का इंजंक्शन डिफाइंड है कि सूट स्टार्ट होने, केस स्टार्ट होने से पहले अगर कोर्ट को ये लगता है कि ऐसा हो सकता है कि पूरा केस ख़त्म होने तक प्लेंटिफ को अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, ऐसा जो कि रिपेबल या कॉस्ट में कंपेंसेट नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट उसे टेम्परेरी इंजंक्शन यानी कुछ दिन जब तक सूट चलेगा तब तक के लिए दे सकती है। उसके अलावा दूसरा जो उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिफाइंड है वो है परमानेंट या परपिचुअल इंजंक्शन की कोर्ट देखने के बाद, एविडेंस इवेलुएट करने के बाद कि हाँ प्लेंटिफ का राइट डिफेंडेंट द्वारा इन्फ्रिंज किया जा रहा है या कोई ऐसे कार्य है जिसको करना जरूरी है और डिफेंडेंट नहीं कर रहा है, तो कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, उसको रेस्ट्रेंट कर सकती है कि आप ये काम नहीं करेंगे। मैं वापस आऊंगा आपके पास। इस वक्त हाथरस से राम कुमार हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। राम कुमार, अपनी बात आप रखें। जी सर। जी, अपनी बात रखिए आप। मेरा मतलब था जो निषेधाज्ञा उसकी कोर्ट से जो हेल्प की बात हो रही है, क्या यदि कोई गरीब आदमी अगर निर्दोष को SC ST एक्ट में फंसाया जाए तो क्या उसे कोई सरकार से मदद मिलेगी या कोर्ट उसके लिए कोई मदद देगा सर? जी ठीक है। जो इंजंक्शन है इसका रिलेटेड सिविल लॉ से ज्यादा है। क्रिमिनल लॉ में क्योंकि ये SC ST की बात कर रहे हैं कि उसमें गलत तरीके से फंसाया गया है, तो उसके लिए वो या तो 482 में हाईकोर्ट जाकर 482 में अपनी प्लीडिंग्स रखे कि हमको गलत तरीके से फंसाया गया और इसमें हमारी कोर्ट उसको देखते हुए अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन अब इंजंक्शन के तौर के ऊपर कोर्ट में जाके ये इंजंक्शन नहीं ले सकते कि मेरे खिलाफ कोई FIR होने वाली है, उस FIR को ना हो मना किया जाए, रोका जाए, पुलिस को बताइए सर कि अगर SC ST एक्ट के तहत किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो अंततः जो आरोपी बनाया जा रहा है वही पीड़ित बन जाता है,
तो उसके ऊपर उसके पास क्या अपने समाधान रहता है समस्या के लिए? उसके लिए संविधान तो यही है कि अगर गलत केस में फंसाया गया है तो वो 226 या 482 में हाईकोर्ट जाकर अपनी प्लीडिंग्स करे और अपना रिलीफ मांगे कि उसे गलत फंसाया गया, उसके खिलाफ जो भी मुकदमा हो रहा है उसे खारिज किया जाए। लेकिन सिविल कोर्ट में जाकर इंजंक्शन नहीं ले सकता कि उसको रोका जाए उसके खिलाफ, कि पुलिस उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन न करे या कार्रवाई न करे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ राम कुमार आपको बेहतर सहायता मिले इस संबंध में। अमरेंद्र नाथ सिंह, मैं आपके पास आऊंगा कि किन किन मामलों में इंजंक्शन सहायक हो सकता है? विशेष रूप से सिविल प्रोसीजर कोड से जी, इंजंक्शन का प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में गवर्न होता है, नियंत्रित होता है। जी, तो सिविल कोर्ट को प्रॉपर्टी के मामले में किसी की प्रॉपर्टी कब्जा हो रही हो या कोई बेच रहा हो या उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हो, किसी तरह से उसमें सक्षम न्यायालय जो उसका क्षेत्राधिकार जहां का होगा वह विरोधी पक्ष को, डिफेंडेंट को आदेश देगा कि आप इनके कब्जा दखल में हस्तक्षेप न करें या ये प्रॉपर्टी बेचेंगे नहीं या इस संपत्ति को आप किसी तीसरे में का स्वरूप नहीं बदलेंगे। ये मौलिक रूप से इंजंक्शन का उद्देश्य होता है। ठीक है। औसत अहमद खान साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर कोई व्यक्ति इंजंक्शन का उपयोग करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर उसको अपनाना होगा? देखिए, इंजंक्शन जो है ये लीगल रेमेडी है। हेलो जी, इंजंक्शन एक लीगल रेमेडी है और आपको अप्रोप्रिएट कोर्ट में जाना होगा। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि अप्रोप्रिएट कोर्ट क्या है। जैसे कि सिविल सूट है तो जो मैटर सिविल सूट में फाइल हो सकते हैं उनमें आपको सिविल सूट फाइल करना होगा। रेवेन्यू का मैटर है तो जो रेवेन्यू कोर्ट है वहां आपको रेवेन्यू कोर्ट में जाना होगा। तो ऐसी स्थिति में जिस न्यायालय के समक्ष आप उपस्थित होंगे वहां पर अपनी प्लीडिंग में कारण क्या है, क्यों आपको इंजंक्शन दिया जाए, इसकी प्लीडिंग करनी होगी। और इस पे जो है ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में बहुत डिस्क्रिप्टिव दिया गया है कि किन किन कंडीशंस में आपको आसान मतलब इंजंक्शन में क्या क्या आपको प्लीड करना चाहिए और क्या एफिडेविट दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि इंजंक्शन जो है आपको एक जुडिशियल ऑर्डर के रूप में प्राप्त होता है जो कि अप्रोप्रिएट कोर्ट पास कर सकता है। जी, ठीक बात है। अशफानी साहब, इंजंक्शन में क्या कुछ अलग अलग टाइप भी होते हैं? जी, इंजंक्शन में देखिए, इंजंक्शन अभी जैसे हमने पहले बताया कि इंजंक्शन टेम्परेरी इंजंक्शन है। यानी टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब होता है कि कुछ लिमिटेड समय के लिए दिया गया हो कि जब तक या तो केस जब तक डिसाइड नहीं होता मेरिट्स के ऊपर या किसी पर्टिकुलर पर्पस को करने के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए या कोर्ट अपने नेक्स्ट आदेश तक के लिए टेम्परेरी थोड़ी टाइम के लिए इंजंक्शन जो ऑर्डर पास करती है वो टेम्परेरी इंजंक्शन है। दूसरा इंजंक्शन जो होता है वो परपीचुअल या परमानेंट इंजंक्शन होता है कि जहां कोर्ट दूसरी पार्टी को रोक देती है कि अब आप इस कार्य को नहीं कर सकते। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे दे दें कि हमारे कोई घर में कंस्ट्रक्शन, किसी का घर है उसके बगल में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उस कंस्ट्रक्शन से उसकी रहने वाले की बिल्डिंग के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, तो वो कोर्ट में जाके सूट फाइल करके परमानेंट इंजंक्शन मांग सकता है कि हमें इनका कार्य रोक दिया जाए, इनको कहा जाए कि ये कार्य रोक दें ताकि मेरे घर को कोई नुकसान ना होने पाए। जी। इसके अलावा जो तीसरा डिफाइंड है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो है मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन जनरली कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में दिया जाता है कि जहां किसी को कोई कोई एक्ट परफॉर्म करना था बट वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो कोर्ट पर मैंडेटरी इंजंक्शन दे सकती है कि नहीं, आप इस कार्य के बाद आए, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कीजिए। जैसे अगर डिग्री पास सेल है तो सेल डीड नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है तो मैंडेटरी इंजंक्शन पास कर सकता है कि नहीं, इनकी सेल डीड एग्जीक्यूट की जाए। ये इस तरह के तीन मेन टेम्परेरी, मैंडेट, परपीचुअल और मैंडेटरी इंजंक्शन है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है। अमरेंद्र नाथ जी, जो तीन टाइप्स का जिक्र किया शिवानी साहब ने,
क्या इनको क्लेम करने की, इनके थ्रू प्रोसीजर करने की क्या क्या प्रोसेस रहता है? जरा फिर से बताएं। सर, जो 3 इंजेक्शन का जिक्र किया अशफारी साहब ने, तो इनको ये आवाज ही गड़बड़ आ रही है। चलिए हम वापस कोशिश करेंगे साथ आपके साथ जुड़ने की, कनेक्शन को रीएस्टेब्लिश करने की। औसफ अहमद खान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सुन रहा हूं मैं। जी, जो जिक्र किया अशफारी साहब ने सर, तो उनके तहत कार्रवाई करने के लिए क्या कोई अलग अलग तरीका होता है? तीनों में तरीका एक ही होता है, और क्या वो तरीका है? नहीं, इंजंक्शन को सीक करने के लिए, इंजंक्शन प्राप्त करने के लिए किसी न्यायालय के द्वारा आपको उस न्यायालय के समक्ष एक प्लेंट फाइल करना होगा और प्लेंट में अपनी पूरी बात लिखनी होगी और एफिडेविट साथ में देना होगा और डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। और उन डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट से ये साबित हो कि आपकी डिमांड इंजंक्शन की जेन्युइन है, कि अगर आपको ये इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा तो आपको इर्रिपेरेबल लॉस होगा या नेचर ऑफ प्रॉपर्टी बदल जाएगी या ऐसा कुछ कार्य होगा जिसके कारण जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है वो पेरिश हो सकती है, पेरिशेबल प्रॉपर्टी है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको अलग अलग अपने नेचर ऑफ प्रॉपर्टी से और नेचर ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो है प्लीडिंग करनी होगी और एफिडेविट देना होगा। ठीक है, और ये अप्रोप्रिएट कोर्ट के समक्ष जाएंगे तब होगा। जी बिल्कुल। इस वक्त दिल्ली से शाहीन हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। मैं वापस खान साहब लौटूंगा आपके पास। दिल्ली से शाहीन हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। शाहीन, अपनी बात आप रखें। हाँ जी सर, प्लीज हेल्प मी। जी बताएं। देखो जी सर, अगर मैं जो आपको बताने वाली हूँ, अगर ये सच होता, जरा भी 1% भी सच होता, तो मैं इसके लिए मैं खुद कानून के पक्ष में आती और कहती हाँ इसका ये इसने अपराध किया है और इसे सजा दंडनीय अपराध है, ये होना चाहिए। अपनी बात आप रखिए। जी सर, मेरे हस्बैंड ड्राइवर हैं, वो स्कूल की बच्चियों को छोड़ते हैं और स्कूल वैन चलाते हैं। 2500 बच्चे हैं जिसको उतारते हैं, चढ़ाते हैं, छोड़ते हैं घर पे। हर जगह सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा हुआ है, सारी डिटेल्स है। एक लेडीज है जो उसके हस्बैंड कमाते नहीं है, पहले तो उसने हमारे हस्बैंड को ब्लैकमेल किया, पैसे बदतमीजी करके उसको ऑफर, खुद ही ऑफर किया, नहीं माने तो कहे कि पैसे दे, नहीं तो हम तुझे फंसा देंगे। उसके बाद उसने अपनी बेटी का सहारा लिया। 1 बजे रात को फोन करती है कि तुमने हमारी बच्ची के साथ गलत किया है, 3 साल की बच्ची के साथ गलत किया है। तो हमें बहुत गुस्सा आया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम भी बाल बच्चे ज्यादा इज्जत वाले हैं, मेट्रो शहर में रहते हैं, कानून हमें भी पता है कि ऐसे करने पे क्या अपराध है। तो हमें गुस्सा आया तो हम अपने थाने गए और हमने कहा कि हम खुद ही जा करके आपके खिलाफ मानहानि का केस करते हैं। हम खुद थाने गए, हम सारे आदमी। हमने वहाँ उनको कहा कि देखिए हमारे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी हमारे बता रही है एक लेडीज, हम ब्लैकमेल कर रही है। फिर वो उस औरत ने करोल बाग से हमारे खिलाफ रात की 1 बजे, तो क्या उसके नेक्स्ट टाइम उसने हम पे वो केस लगा दिया कि हमारी बच्ची के साथ 3 महीने से ले जा रहा था, 5-7 दिन तो ठीक ठाक रहा, उसके बाद से मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी करने लगा और उसको प्रताड़ित करने लगा। आगे क्या हुआ इस केस में आपके? हाँ, अब आगे ये हुआ कि करोल बाग के SHO आके ले गए हैं इनको और कोई एविडेंस नहीं है। फिर भी इसके लिए सर मैं हाई कोर्ट से 442 का बेल डाल सकती हूँ। ठीक है, अशफारी साहब क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए, अगर FIR रजिस्टर्ड हो गई है दिल्ली में, तो दिल्ली में आप एंटीसिपेटरी बेल में जा सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन अगर FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो, और FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई है और इलीगल डिटेंशन है, तो वो आप SP SSP को जो ACP और DCP को, कमिश्नर को ये इन्फॉर्मेशन देकर कि पुलिस वाले जो हैं उनको बगैर FIR रजिस्टर किए हुए उठाकर ले गए हैं और इसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की पिटीशन अंडर 226 डाल सकती हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ शाहीन आपको बेहतर सहायता मिली है इस संबंध में। कोई और आप सलाह चाहेंगी, कोई और इस बारे में मार्गदर्शन चाहेंगे तो वापस हम तक जुड़ सकते हैं। इस वक्त मुकेश हमारे कई और दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। मुकेश, अपनी बात आप रखिए। अच्छा सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं मुकेश भारती बोल रहा हूँ सर, बरेली UP से। जी सर जी, मैं सर उसमें रोज वैली हैप्पीनेस अनलिमिटेड कंपनी में काम करता था, जिसमें हमारे करीब 50,000 से ज्यादा लोग काम करते थे। जी।
और इसमें सर लगभग ये 2014 से ये कंपनी पे जांच बैठ गई है, जिसमें सर हमारे 300 हजार से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। अब इसमें सर हमारे जो एजेंट हैं तो वो सर इस समय इतने परेशान हैं जिसका जवाब नहीं। और लोगों को सर कहीं तो मुकेश, आप हमसे क्या चाहते हैं इस संबंध में? सर हम ये जानकारी चाहते हैं कि हमने जिस कंपनी में काम किया था, हम तो एक रोजगार के तौर पर काम करा था हमने, और ना ही हमें सर कोई वहाँ से पेमेंट की आशा लग रही है, और ना ही सर हमें वहाँ से कोई उम्मीद लग रही है, और ना ही हमें किसी की सपोर्ट लग रही है पुलिस प्रशासन की। ठीक हम है। जिस किसी के पास मदद के लिए जाते हैं तो वो सर हमसे साफ साफ ये कह देते हैं कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। औसाफ अहमद खान साहब, आप क्या सलाह देंगे मुकेश को? देखिए, ये इनका मैटर जो है ये लेबर लॉ से कंसर्न है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और रिटेंचमेंट से इसका संबंध है। तो इसमें इनको चाहिए कि लेबर कमिश्नर या लेबर कोर्ट जो इनके नजदीक हो वहां पर एक एप्लीकेशन दें और वहां से इनका मामला जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में डिसाइड होगा और इनको रिटेंचमेंट के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा और रीइंस्टेटमेंट किया जाएगा। जी, ठीक तो है। ये लेबर का मैटर है, लेबर ट्रिब्यूनल में जाएं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं मुकेश आपको बेहतर सहायता मिली है। अमरिंदर नाथ जी, हम लोग इंजंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, निषेधाज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में क्या क्या अहम पहलू हैं जो आम नागरिकों को पता होना चाहिए? विशेष रूप से संपत्ति के विवाद में ही इंजंक्शन ग्रांट होता है। ऑर्डर 39 में सिविल प्रोसीजर कोड, व्यवहार प्रक्रिया संहिता जिसे कहा जाता है जी, और बहुत से ऐसे विषय हैं जैसे नौकरी से निकाला जाना या जहां पे विशेष रूप से प्रावधान है अन्य कानूनों में जहां रिड्रेसल है वहां पे इंजंक्शन अप्लाई नहीं करता। वहां पे ये विशेष रूप से इंजंक्शन का लॉ सिविल प्रोसीजर कोड में प्रॉपर्टी के रक्षा के लिए कोई बेचे ना, उसको कोई खुर्द-बुर्द न करे, इसमें विशेष रूप से लागू होता है। रेवेन्यू को छोड़ के, रेवेन्यू का जहां पे है जो राजस्व के वाद है, देहातों में खेतों के होते हैं, एंट्रीज के होते हैं रेवेन्यू पेपर्स में, वो छोड़ करके इंजंक्शन का वाद दायर किया जा सकता है। उसकी डिफाइंड है वैल्यू कि किस कोर्ट में किस वैल्यू का वाद दाखिल हो सकता है। क्या है सर वो वैल्यू, क्या डिफाइंड है सर? किस कोर्ट में किस वैल्यू किया जा सकता है? वो अलग अलग है। सिविल जज के यहाँ है, उसके ऊपर फिर अपील होती, फिर एडीजे हायर कोर्ट्स में है, सीनियर डिवीजन में है, वो अलग अलग वैल्यू डिफाइंड है। और इसके लिए वो जो संपत्ति का कर दिया जाता है, जो टैक्स दिया जाता है, उसके अनुसार वो वैल्यू तय करता है कि क्या वैल्यू इस प्रॉपर्टी की है और उस हिसाब से जुरिसडिक्शन कोर्ट का तय होता है। जी, लेकिन अगर विशेष रूप से ये संपत्ति के संबंध में ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंजंक्शन का लॉ, प्रतिबंधात्मक है कि विपक्षी इस प्रॉपर्टी को बेचे ना, जी ठीक है, या उसको कब्जा न करे। बिल्कुल शिवानी साहब, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इंजंक्शन ग्रांट नहीं होता है तो क्या सोल्यूशन के बाद बचता है उसके बाद? देखिए, इंजंक्शन अगर ग्रांट नहीं होता तो उसमें एक प्रोविजन है कि जब प्लेंट फाइल करते हैं इंजंक्शन के लिए, सूट फाइल करते हैं, तो उसमें करते हैं इंजंक्शन इन ल्यू ऑफ कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ इंजंक्शन। तो वो प्रेयर लेके चलते हैं कि भाई किसी रीजन से कोर्ट ये समझती है कि इसको अगर हम रोक इंजंक्शन में ऑर्डर पास करेंगे या रोकेंगे तो कोई दोनों तरफ से एक जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो उस केस में अगर प्रेयर कंपेंसेशन की है तो कोर्ट ये देखती है कि इन प्लेस ऑफ ग्रांटिंग इंजंक्शन हम उसको कंपेंसेट कर दें कि ताकि जो उसकी लॉस हो रही है वो लॉस किसी तरह फुलफिल हो जाए। और अगर इंजंक्शन का केस मेड आउट ही नहीं कर पाता है प्लेंटिफ कि उसका किस तरह उसकी लॉस हो रहा है या उसकी हानि हो रही है या उसकी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है,
तो उस केस में उसको इंजंक्शन कोर्ट नहीं देगी, तो वो केस बेसिकली अपना केस ही नहीं सेटअप कर पाया कोर्ट के सामने जिससे उसको इंजंक्शन ग्रांट हो। तो दो तरीके, या तो वो इंजंक्शन ग्रांट होगी अगर वो केस सेटअप कर लेता है, और अगर अपना केस सेटअप नहीं कर पा रहा है तो लॉ इंजंक्शन नहीं ग्रांट होगा। लेकिन कभी कभी ये जैसे बताया कि कभी इन ल्यू ऑफ इंजंक्शन कंपेंसेशन भी कोर्ट दे देती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त की बाध्यता के चलते चर्चा को यहाँ विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का चर्चा में शामिल होने चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। तो इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। इस संबंध में कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप निसंकोच होकर हमारे शो के माध्यम से हम तक जुड़ सकते हैं। नमस्कार।